जो डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर ने 400 लिस्ट की बात की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश जी के सुशासन पर डेंट लगाने का काम किया। लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि 1200-1300 अपराधी ऐसे हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है। तो ये 1200-1300 अपराधी डीजीपी साहब को 2 दिनों के अंदर कैसे चिन्हित हो गए, ये आश्चर्य का विषय है। भाजपा के विचारों वाले मजबूत हो गए हैं, जो भूंजा पार्टी के लोग हैं वो मजबूत हो गए हैं, और वो नीतीश जी के सुशासनी सोच और उनके जो चेहरा चमकाने की नीति है, वो नीति को बहुत दिनों तक नहीं चलने दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सरकार बन गई और बनने के बाद मंत्रालय भी विभक्त कर दिए गए। नए चेहरे कुछ मंत्रालयों पर आसीन हो गए और उसके बाद लगातार, जिसको कहते हैं हम अपनी बिहारी भाषा में धड़ाधड़ जो है वो फरमान जारी किए जा रहे हैं। इधर गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं वो नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उन पे जो पहले से ही आरोपित हैं, लगभग 400 ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली पहले से ही खंगाली जा चुकी है और अब वो कानून के जद में आ गए कि नीतीश कुमार अपने ट्विटर पर, हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए ट्विटर पर किस तरह से उन्होंने फरमान जारी किया है कि भैया 1 वर्ष के अंदर जो है यानी कि दिसंबर अंतिम यानी 31 दिसंबर तक जो है आप जितने भी वैकेंसीज हैं उसको आप सार्वजनिक करें और विभाग को दें, ताकि नौकरी की जो है बौछार बिहार में हो सके। और ऐसे कई फहरिस्त है, उन्होंने कई फरमान और भी जारी किए हैं कि कैलेंडर बनना चाहिए, नियत तिथि पर परीक्षा होनी चाहिए और किसी तरह का कोई भी द्वेष परीक्षा के दौरान जो होता है, अमूमन जो देखा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अब ये सारी बातें बीती हुई बात कहलाएगी। चलिए कुछ बातें और भी हम करते हैं इस बाबत। जो है हम आज आरजेडी में हैं और आरजेडी में हमारे साथ हैं प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। इन्हीं से कुछ बातों की जानकारी लेते हैं कि क्या लग रहा है अब जिस तरह का माहौल बन रहा है प्रशासनिक स्तर पे, यकीन हो रहा है कि सरकार बदली है तो व्यवस्थाएं बदलेंगी। देखिए, सबसे पहले तो जो सीएम हैं वही हैं, डिप्टी सीएम भी वही हैं। बदला है तो सिर्फ एक चीज़, वो गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय पहले जनता दल यू के पास था, नीतीश जी के पास था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास, सम्राट चौधरी के पास चला गया। लेकिन परसेप्शन देखिए किस तरह का बनाया जा रहा है। वही लोग 20 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नई सरकार बनते ही सारा कायाकल्प कर देंगे, जबकि कहीं कुछ नहीं है। ये लोग माहौल बनाते हैं और माहौल बनाने के लिए जिस तरह से 400 अपराधियों के लिस्ट की बात, उनके अवैध संपत्ति की कुर्की की बात की जा रही है। सबसे पहले तो बताना चाहिए डिप्टी सीएम को कि आपके ही सीएम थे, आप भी उस सत्ता में भागीदार थे। 20 सालों में ये 400 अपराधी कहाँ से आ गए? इसका मतलब है कि सरकार में रहते हुए आप लोगों ने अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया और वो पलते बढ़ते इतने मजबूत हो गए कि अब उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई में आप लोग आगे बढ़ गए हैं। और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर ने 400 लिस्ट की बात की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश जी के सुशासन पर डेंट लगाने का काम किया। क्योंकि एनडीए के लोग कहते थे कि सुशासन का राज है, तो भाई सुशासन के राज में 400 अपराधी पर कार्रवाई हो रही है और सुशासन का राज कंटिन्यू है। कहीं ना कहीं उनके जो संपत्ति अटैच की बात की जा रही है, तो 20 वर्षों में आपने कभी इस बात की चर्चा नहीं की कि 400 अपराधियों का संपत्ति अटैच होगा। आप तो हमेशा यही कहते रहे कि जंगल राज वालों से मुक्ति चाहिए, हम सुशासनी सरकार चलाते हैं, सुशासन की सरकार बेहतर सरकार है। लेकिन सुशासन की सरकार में ये 400 अपराधी एकाएक होम मिनिस्टर बनते ही सम्राट चौधरी जी के उनके पास लिस्ट आ जाता है, तो ये आश्चर्य का विषय है। और सबसे आश्चर्य का और विषय तब हो जाता है जब वही डीजीपी जो नीतीश जी के होम मिनिस्टर रहते हुए थे, वो पिछले 2 वर्षों से हैं लगभग, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि 1200-1300 अपराधी ऐसे हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है।
तो ये 1200-1300 अपराधी डीजीपी साहब को 2 दिनों के अंदर कैसे चिन्हित हो गए, ये आश्चर्य का विषय है। ये भी तो हो सकता है कि जब चेहरे बदलते हैं और ताकत जब बदलती है, अब युवा जो चेहरा है अब गृह मंत्री के रूप में है, तो अब हिम्मत जो है वो थोड़ा सा उफान पे है सबकी। अब आपको लग रहा है कि वो ताकतवर हैं, तो इसका मतलब है 20 वर्षों से जो सत्ता में वो भागीदार बने हुए थे, जो सबसे बड़ी पार्टी सत्ता को कहीं ना कहीं संरक्षित कर रही थी, तो क्या उन्होंने ताकत उन अपराधियों के लिए ही और उन अपराधियों को संरक्षित करने के लिए ही लगाया था क्या, जो आज एकाएक अब अपना चेहरा चमकाने के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित कर रहे हैं। जनता दल यू के नेताओं को खामोश नहीं रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए। नीतीश जी के सुशासन पर डेंट लग गया है। नीतीश जी की पूरी राजनीतिक कमाई सुशासन वाली थी और इस सुशासन वाले कमाई पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो डेंट लगाया है, अब इसका जवाब अगर जनता दल यू के नेता नहीं देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इस खेल में जनता दल यू की भूमिका थी। एजाज साहब, आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि आपसी होड़ जो है वो लगी हुई है दोनों पार्टियों के बीच में कि भाई बेहतर कौन है, डिसीजन मेकर कौन है, कौन सबसे बेहतर काम कर सकता है, ये जनता को दिखाने की अब इसी को आप समझ लीजिए ना कि हर दिन मुख्यमंत्री जी सुबह सुबह विकास के नाम पर, विकास योजनाओं का निरीक्षण के नाम पर निकल जाते हैं उन्हीं पदाधिकारियों को लेकर के जो उनके विश्वासी हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनको सूचना तक नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करके लौटने लगते हैं तब उनके मंत्री पहुंचते हैं। तो आप इसे समझ लीजिए कि किस तरह का खेल चल रहा है। और नीतीश कुमार जी अब चाहकर भी अपनी राजनीति या अपनी भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर भाजपा के विचारों वाले मजबूत हो गए हैं, जो भूंजा पार्टी के लोग हैं वो मजबूत हो गए हैं और वो नीतीश जी और नीतीश जी के सुशासनी सोच और उनके जो चेहरा चमकाने की नीति है, वो नीति को बहुत दिनों तक नहीं चलने दिया जाएगा। जल्द ही आपको भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि किस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के भूंजा पार्टी के लोगों ने मिल करके किया। चलिए, अब आखिर में एक ही चीज हम पूछेंगे आपसे कि जब इतना कुछ कह रहे हैं तो राजनीतिक भविष्य जो है एनडीए का बिहार में, वो आप बता दीजिए। देखिए, क्या कहना चाहिए? राजनीतिक भविष्य का मतलब क्या है? आप जब गरीबों पर बुलडोजर चलाएंगे, जब शोषितों वंचितों पर बुलडोजर चलाएंगे, जब इतनी ठिठुरन में किसी को आप सड़कों पर खड़ा कर देंगे, तो उसका जो आह लगेगा न, उस आह से ये सरकार नहीं बचेगी। इस सरकार के द्वारा ऐसे भी मैंडेट इसको नहीं मिला, मैंडेट हरण किया गया है और इनको भी इस बात का एहसास है। तो ये सरकार के द्वारा जो चेहरा चमकाने की नीति में बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों पर, उसके जो लोग सड़कों पर आ गए हैं ठिठुरन में, उनका आह जब निकलेगा न, तो ये लोग नहीं टिकेंगे। बहुत जल्द आपको परिणाम भी नज़र आने लगेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता आरजेडी के एजाज अहमद साहब बातचीत कर रहे थे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, राजनीतिक आयाम को लेकर। निश्चित तौर पर ये काबिले गौर है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है यहाँ राज्य में, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ये माहौल जो है आखिर किस वजह पे, किस बिना पे ये तैयार किया जा रहा है। सवाल अभी भी वही है, क्या पिछले कई वर्षों में ये 400 अपराधी किसी को नजर नहीं आए? पिछले कई वर्षों में 1200 और जो लोग हैं जिन्हें चिन्हित किए जाने की बात हो रही है, इन पर कहीं से भी कोई इनकी कुंडली खंगालने की कोशिश नहीं की गई। कई ऐसे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो एजाज साहब कह रहे हैं कि जो भविष्य है राजनीतिक एनडीए का बिहार में, वो आने वाले कितने दिन तक स्टेबल होता है, कितने दिन तक स्थिर रहता है। क्योंकि इन्होंने होड़ की भी बात की है कि भाई दोनों तरफ से होड़ लगा हुआ है कि बेहतर कौन है। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ और लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।